थोड़ी म्यूट है। गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा नाम आलोक बरनवाल है और मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊँगा। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वेक्टर। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, हमने लिखा हुआ है वेक्टर। वेक्टर फिजिक्स के हर चैप्टर में यूज होता है, इसलिए हम आज वेक्टर से स्टार्ट कर रहे हैं। तो वेक्टर होता क्या है? वेक्टर का मतलब होता है कि ऐसी क्वांटिटी जिसका खुद का एक मैग्नीट्यूड हो और खुद का एक डायरेक्शन हो। जैसे समझते हैं वेक्टर, पहले देखते हैं कि वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन होता कैसे है। तो ये मान लीजिए ये कोई एक नाम है, अगर इसके ऊपर में एक एरो का साइन है तो इसको हम बोलेंगे वेक्टर। इसकी वैल्यू लिखेंगे कैसे? जैसे ax आई कैप प्लस ay जे कैप प्लस az के कैप, ये इसका एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है। एग्जाम्पल में समझेंगे इसका एग्जाम्पल क्या आएगा। जैसे ए वेक्टर की वैल्यू आएगी 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे ax की वैल्यू हमने क्या लिया है, 2 लिया है। यहाँ पे ay की वैल्यू हमने क्या लिया है, 1 लिया है। और az की वैल्यू हमने क्या लिया है, 3 लिया है। ओके कैप। ये आई जे के क्या है, ये समझने के लिए हमें एक्सिस समझना होगा। तो आप देख रहे होंगे ये आपको 3 एक्सिस दिखाई दे रहे होंगे। इस एक्सिस को नाम देते हैं एक्स एक्सिस, इसको नाम देते हैं वाई एक्सिस और इसको नाम देते हैं जेड एक्सिस। तो जेड एक्सिस है, इनका आपस में रिलेशन क्या होता है, ये तीनों ही एक्सिस में अगर कोई भी 2 एक्सिस उठा लें तो इनके बीच में जो एंगल बनता है वो होता है 90 डिग्री। मतलब एक्स एंड वाई एक्सिस के बीच में अगर आपको एंगल पूछा जाए, एंगल एक्स एंड वाई के बीच में तो 90 डिग्री। वाई एंड जेड के बीच में आपको एंगल पूछा जाए तो 90 डिग्री। जेड एंड एक्स के बीच में पूछा जाए एंगल तो 90 डिग्री। अब ये दिखाई कैसे देता है? देखो एक्स एक्सिस आपको दिखाई दे रहा है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम बोलते हैं एक्स लाइन, तो ये वर्टिकल लाइन है वाई लाइन। अब ये जो जेड एक्सिस है ये बनता कैसे है? अगर हम सोचने की कोशिश करें, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में जो आपको प्लेन दिखाई दे रहा है, खाली प्लेन दिखाई दे रहा है, इसको बोलेंगे एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन। अगर इस प्लेन से परपेंडिकुलर एक लाइन खींची जाए कुछ इस तरीके से, ये एक प्लेन आपको दिखाई दे रहा है, प्लेन से हम इस तरीके से मार्कर की तरह इस तरीके से हम एक लाइन अगर हम बनाएं तो इसको ही बोलते हैं जेड एक्सिस, वर्टिकल जेड एक्सिस। और आप देख रहे हैं कि अगर ये जेड एक्सिस है तो इसका एक्स एक्सिस के साथ में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। अगर इसी का हम फिर से देखें, इस जेड एक्सिस का वाई एक्सिस के साथ में एंगल कितना बन रहे हैं, 90 डिग्री। तो फिर ये क्या है, ये जेड एक्सिस ही है। अब इस एक्सिस को, जेड एक्सिस को ऐसे ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं होता, तो हम ऐसे ड्रॉ करते हैं। तो आप देख पा रहे हैं जितनी भी एक्सिस है, किसी भी 2 एक्सिस को उठा लिया जाए तो एंगल हमेशा 90 डिग्री बनेगा। अब देखते हैं वेक्टर में इनका क्या काम है। अगर आप देखें जो एक्स एक्सिस है, ये इसको डिनोट करने के लिए वेक्टर में आई कैप का यूज करते हैं हम। वाई एक्सिस को डिनोट करने के लिए हम जे कैप यूज करते हैं। जेड एक्सिस को डिनोट करने के लिए हम के कैप यूज करते हैं। और समझते हैं, मान लीजिए कोई पॉइंट है यहाँ पे, इस पॉइंट का नाम है मान लीजिए पी। तो आपको दिखाई दे रहा होगा जो पी पॉइंट है वो एक्स वाई प्लेन के बीच में है, मतलब एक्स वाई समतल के बीच में है। अगर हम देखें पी पॉइंट की पोजीशन निकालें तो पी पॉइंट यहाँ से मान लीजिए x1 डिस्टेंस पे है। अगर हम यहाँ से देखें, इसकी ऊंचाई देखें तो ये y1 डिस्टेंस है मान लीजिए। तो अगर आप देखें तो इसका जो वेक्टर फॉर्म होगा, पहले तो हम देखते हैं इसका पॉइंट फॉर्म क्या होगा।
इसका पॉइंट फॉर्म होगा, इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, x1। अगर हम y एक्सिस से डिस्टेंस देखें ये आएगा y1, z एक्सिस से देखें तो z1। मतलब इस पॉइंट P का x एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, x1, y एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, y1, z एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, z1। अगर इसी P पॉइंट को वेक्टर की फॉर्म में लिखें तो आपको दिखाई देगा वेक्टर P वेक्टर को हम P पॉइंट को अगर वेक्टर के टर्म्स में लिखें तो आप लिख सकते हैं x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। तो अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि वेक्टर जहाँ हमने स्टार्ट किया था, वेक्टर में i होगा, j होगा, k होगा और उसका एक कंपोनेंट होगा। जैसे i का कंपोनेंट ax, j का कंपोनेंट ay, k का कंपोनेंट az। तो तीनों मिलके एक वेक्टर का फॉर्मेशन कर रहे हैं x i कैप y j कैप प्लस z k कैप। तो आप किसी भी पॉइंट को आप वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो पहला कंपोनेंट होगा वो i का होगा, सेकंड कंपोनेंट होगा y का, थर्ड कंपोनेंट होगा z का। इतना लिख लेंगे आप। इसके बाद हम देखेंगे कि वेक्टर का कैसे मैग्नीट्यूड निकालते हैं और कैसे वेक्टर का एक डायरेक्शन होता है। वेक्टर की खासियत होती है कि उसकी खुद की एक अपनी मैग्नीट्यूड होती है और उसका खुद का एक डायरेक्शन होता है। तो देखेंगे कि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो हम इसमें से कुछ पॉइंट मिटा रहे हैं। चलते हैं आगे। अब देखते हैं कि वेक्टर का, जैसे वेक्टर है, वेक्टर की खासियत होती है कि इसके पास खुद का मैग्नीट्यूड होता है। मतलब उसकी वैल्यू कितनी छोटी होती है, कितनी बड़ी होती है, ये कौन बताएगा, मैग्नीट्यूड। इसको हिंदी में बोलते हैं परिमाण, या इसे ही बोलते हैं मापांक। और एक दूसरी खासियत होती है वेक्टर का, एक इसका एक डायरेक्शन भी होता है, दिशा भी होती है वेक्टर की। दो चीज़ें होती है वेक्टर के पास, पहला मैग्नीट्यूड, सेकंड डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाए। अगर आपके पास एक वेक्टर है जो ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा उसे हम लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू, इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ये वेक्टर के साइड में दो लाइन होंगी तो ये बताएंगी कि हम मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं किसी वेक्टर का। अब निकलेगा कैसे, आप देख रहे होंगे कि आई के साथ में एक कंपोनेंट है ए एक्स, एक्स की कोई वैल्यू होगी, जैसे नंबर 1 2 3 4 या कोई भी नंबर। वैसे ही सिमिलरली ए वाई का भी एक वैल्यू होगा 0 1 2 3। सिमिलरली ए जेड भी एक नंबर होगा। तो हम क्या करेंगे, जब भी किसी वेक्टर का मोड निकालेंगे तो हम इन कंपोनेंट का स्क्वायर करेंगे। जैसे पहले एक लगाएंगे रूट, वर्गमूल, उस पर क्या करेंगे, आई कंपोनेंट, आई का साथ में नंबर क्या होगा ए एक्स, तो हम क्या करेंगे उस ए एक्स का स्क्वायर करेंगे। उसके बाद आई का काम हो गया ख़त्म। अब पहुँचे जे के पास, तो जे का कंपोनेंट है ए वाई, तो हम स्क्वायर करेंगे ए वाई का। इसके बाद हम पहुँचे के कैप के पास, के कैप के पास है ए जेड की वैल्यू, तो ये हो गया ए जेड का स्क्वायर। इस तरीके से आप देख रहे होंगे कि जब हम किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो यहाँ से आई जे के हट जाता है और यहाँ से केवल उसके कंपोनेंट का स्क्वायर करते हैं और उनको आपस में जोड़ते हैं।
तो जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, इतना लिखने के बाद एक एग्जांपल करते हैं। मान लीजिए एक एग्जांपल है हमारे पास, एक वेक्टर है पी वेक्टर। हम एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में लिखिए, हमने लिखा -i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। तो आपको दिखाई दे रहा होगा ये जो -i कैप है प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप, इसमें अगर इस स्टैंडर्ड इक्वेशन से इसका कंपैरिजन किया जाए, इस स्टैंडर्ड इक्वेशन को आप इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दीजिए। अगर इसे कंपैरिजन किया जाए इसका, तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर ax की वैल्यू है -1, ay की वैल्यू आपको मिलेगी 2 और आपको az की वैल्यू मिलेगी -3। तो आपको एक वेक्टर दिया गया है, वेक्टर में से आपने आई जे के उनके कंपोनेंट को ए एक्स ए वाई ए जेड नाम दिया है और हमने उनकी वैल्यू लिख ली है। अब हम निकालते हैं इसका मैग्नीट्यूड। जैसे वेक्टर पी है तो इसका मैग्नीट्यूड को हम लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ पी वेक्टर। फिर से हम लगाएंगे, एक रूट लगाएंगे, रूट। अब रूट में आपको ये दिखाई देगा कि जो ए एक्स की वैल्यू कितनी है -1 का स्क्वायर, हम लिखेंगे -1 का स्क्वायर, प्लस ए वाई का वैल्यू कितना है 2, हम लिखेंगे 2 का स्क्वायर, प्लस ए जेड की वैल्यू कितनी है -3, तो हम लगाएंगे प्लस -3 का स्क्वायर। आपको ये ध्यान रखना है कि फार्मूला में ए एक्स स्क्वायर और ए वाई के स्क्वायर के बीच में हमेशा ही प्लस होगा, इसके और इसके बीच में हमेशा प्लस होगा। और जो वैल्यू होगी अब उसको ऐसे लिखेंगे, ए एक्स की वैल्यू नेगेटिव में था तो हमने क्या किया, ए एक्स की वैल्यू को नेगेटिव लिखा, फिर उसका होल स्क्वायर किया। ए वाई का वैल्यू क्या है पॉजिटिव 2 है, हमने 2 का स्क्वायर किया। ए जेड का वैल्यू कितना है -3, तो हमने माइनस यहाँ नहीं लिखा, यहाँ पे फार्मूले का प्लस है, फार्मूले का प्लस ही लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे ए जेड की वैल्यू -3 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करें तो आपको क्या मिलेगा देखते हैं। -1 का स्क्वायर से करेंगे कितना आएगा 1, प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा 4, प्लस -3 का स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा 9। इस तरीके से आपको मिलता है 9 + 4 13 + 1 14। तो यहाँ पे हमने ये सीखा कि किसी वेक्टर को अगर आपको दे दिया जाए तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। तो वेक्टर पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकला √14। अब हम इसका निकालेंगे डायरेक्शन। ठीक है, लिख लेंगे इससे। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हमने देखा वेक्टर का हमने मैग्नीट्यूड निकाल लिया। अब वेक्टर की जो दूसरी खासियत होती है वो होती है उसकी डायरेक्शन। अब हम ये देखेंगे कि किसी वेक्टर का डायरेक्शन कैसे निकाला जाए। तो वेक्टर का डायरेक्शन निकालने से पहले हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे यूनिट वेक्टर। तो डायरेक्शन कौन देता है, डायरेक्शन देता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए हमने स्टार्ट किया था ए वेक्टर से, तो अगर आपको ए वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो देगा यूनिट वेक्टर। इसको रिप्रेजेंट करेंगे ए कैप। ये क्या देगा, ये देगा डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। तो ए वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा इसको ही हम बोलेंगे यूनिट वेक्टर और उसको रिप्रेजेंट करेंगे ए कैप से। इसकी वैल्यू दी जाएगी, अगर वेक्टर ए है तो यूनिट वेक्टर का वैल्यू होगा ए कैप अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर। ये क्या होगा, ये होगा डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर जिसको रिप्रेजेंट करेंगे ए कैप से। इसे ही दूसरे नाम से बोलते हैं यूनिट वेक्टर।
और यूनिट वेक्टर की खासियत होती है कि इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो 1 होता है। लेट्स एक एग्जांपल लेते हैं हम और समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। मान लीजिए हमारे पास एक वेक्टर है, वेक्टर की वैल्यू है हमारे पास, मान लीजिए 7i कैप। ये मान लीजिए हमारे पास एक वेक्टर है, वेक्टर का नाम है आर वेक्टर, और हमने अब लिया है वेक्टर का वैल्यू 7i कैप। अब अगर आप देखें 7i कैप को देखें, अगर इसका हम डायरेक्शन निकालना चाहें तो डायरेक्शन को हम लिखेंगे आर कैप से, क्योंकि आप वेक्टर आर का डायरेक्शन निकालना चाहते हैं इसलिए हमने यहाँ पे आर लिखा है। अगर आप ए का डायरेक्शन लिखेंगे तो आप ए लिखेंगे, डायरेक्शन निकालने जा रहे हैं इसलिए हम इसको लिखेंगे आर कैप। तो इसका फिर से फार्मूला बनेगा आर वेक्टर अपॉन मोड ऑफ आर वेक्टर। अब फिर सब देखिए आप, आर वेक्टर की वैल्यू कितनी है 7i कैप, हमने लिखा है 7i कैप। अब इसका मोड है, अब मोड कैसे निकालेंगे, फिर से हमने लिखा 7i कैप का मोड, 7i कैप का 7i कैप। अब मोड निकालते हैं, तो मोड आप निकालेंगे फिर से। आप यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ पे आई है, आई का कंपोनेंट कितना है 7, जे है क्या, जे नहीं है, तो 7i कैप को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 7i कैप प्लस 0j कैप प्लस 0k कैप। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जे और k कंपोनेंट नहीं है, तो हम उनकी वैल्यू को 0 मान सकते हैं। अगर हम वैल्यू को 0 मान लें तो यहाँ पे क्या होता है ax का स्क्वायर आपको दिखाई देगा, ax की वैल्यू कितनी है 7, तो आप करेंगे 7 का स्क्वायर प्लस आपको ay की वैल्यू कितनी दिखाई दे रही है 0, तो आप करेंगे 0 का स्क्वायर प्लस आपको वैल्यू दिखाई दे रही है az का 0, आप करेंगे 0 का स्क्वायर। तो इस तरीके से आपको मिलेगा 7i कैप, एक मिनट ऊपर लिखते हैं, आर कैप की वैल्यू आर वेक्टर अपॉन मोड ऑफ आर वेक्टर, 7i कैप अपॉन मोड आर वेक्टर की वैल्यू है 7i कैप, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, आपको मिला वैल्यू 7i कैप अपॉन √7 का स्क्वायर कितना होगा 49 प्लस 0 प्लस 0, आपको वैल्यू मिली 7i कैप प्लस √49। √49 का मतलब क्या हो गया कि इसका पेयर बन गया 7 × 7, तो जब भी रूट हो और रूट में किसी नंबर का पेयर बनता है तो वो नंबर आ जाता है बाहर, तो आप लिखेंगे उसको 7i कैप का 7i कैप, यहाँ से जो नंबर बाहर आएगा उसको सिंगल डिजिट लिखेंगे। जब ये बाहर आता है तो पेयर होगा तो ही बाहर आएगा, तो 7 का पेयर बन गया तो वो बाहर आएगा और सिंगल डिजिट की फॉर्म में आएगा 7। अब आप देख रहे होंगे 7 और 7 कट गया, आंसर आया i कैप। इसका मतलब ये है कि हमने जो वेक्टर लिया था 7i कैप, इसका डायरेक्शन क्या निकला, आर कैप का वैल्यू कितना निकला, आर कैप का वैल्यू निकला आई कैप के बराबर। आई कैप के बराबर मतलब ये कहाँ पे होगा, उसका डायरेक्शन क्या होगा, ये होगा आई कैप का डायरेक्शन, मतलब ये जो वेक्टर है इसका डायरेक्शन होगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में होगा इस वेक्टर का डायरेक्शन। सिमिलरली हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एक सेकेंड एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास वेक्टर है ई वेक्टर और इसकी वैल्यू आपको दी जा रही है
6i कैप प्लस 8j कैप और आपको पूछा जा रहा है कि इसका मैग्नीट्यूड बताएं और इसका डायरेक्शन बताएं। तो पहले हम मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। मैग्नीट्यूड का मतलब होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, इसको रिप्रेजेंट करेंगे इस तरीके से। इसकी वैल्यू आप देखें तो जैसे कि अगर इस इक्वेशन और इक्वेशन नंबर 1 का कंपेरिजन करें तो आपको मिलेगा एक्स का वैल्यू मिलेगा आपको 6, ए वाई का वैल्यू मिलेगा आपको 8 और ए जेड की वैल्यू मिलेगी आपको। ए जेड की वैल्यू यहाँ पे के कंपोनेंट कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे 0। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि ए एक्स की वैल्यू 6 है, तो हमने क्या किया 6 का स्क्वायर किया। ए वाई की वैल्यू कितनी है 8, हमने क्या किया 8 का स्क्वायर किया। अब ए जेड की वैल्यू कुछ नहीं है, मतलब 0 का स्क्वायर किया। आपको मिला वैल्यू 6 का स्क्वायर होगा 36, 8 स्क्वायर का वैल्यू होगा 64, आपको वैल्यू मिला 100। अब इस 100 को आप फिर से आप इसको ब्रेक करने की कोशिश करें तो इसको 100 को लिख सकते हैं 10 × 10, 10 का पेयर बन गया। तो जब भी किसी नंबर का रूट के अंदर में पेयर बनता है तो वो सिंगल डिजिट के फॉर्म में वो बाहर आ जाता है, सिंगल नंबर के फॉर्म में। मतलब 10 का 2 बार पेयर, मतलब एक बार पेयर बना, 2 नंबर है, जब ये बाहर आएगा तो हम इसको एक ही बार लिखेंगे 10। तो इस तरीके से आपको मिल गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। अब हम निकालेंगे इसका यूनिट वेक्टर, मतलब इसका डायरेक्शन, ए वेक्टर का डायरेक्शन। तो ए वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करेंगे ए कैप से, और इसका फार्मूला होता है ए कैप अपॉन मोड ऑफ ए वेक्टर। तो यहाँ से आप देखेंगे ए वेक्टर का वैल्यू क्या है 6i कैप प्लस 8j कैप लिख दिया हमने, 6i कैप प्लस 8j कैप। मोड ऑफ ए वेक्टर का वैल्यू हमने अभी निकाला है, कितना है 10, लिख दिया 10। अब क्या करेंगे इसको हम 10 को सेपरेट लिखेंगे, आई कंपोनेंट को अलग लिखेंगे, जे कंपोनेंट को अलग। तो ये बनेगा 6/10, 6 के साथ में 10 एक बार लिखेंगे, आई कैप प्लस का प्लस लिखे हमने, 8 लिखा हमने 8/10 प्लस जे कैप। और के कंपोनेंट नहीं है तो आप अगर लिखना चाहें तो आप इसको लिख सकते हैं 0 × के कैप। तो इस तरीके से आपने देखा कि वेक्टर ए का डायरेक्शन निकल गया 6/10 आई कैप प्लस 8/10 जे कैप प्लस 0 के कैप। काटना चाहें काट सकते हैं, 3 5 2 4 8 2 5 6 10। तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो आपको ए कैप का वैल्यू मिला आपको 3/5 आई कैप प्लस 4/5 जे कैप प्लस 0 के कैप। अब हम इसको बोल रहे हैं यूनिट वेक्टर। तो ये यूनिट वेक्टर जो है ये ए वेक्टर का डायरेक्शन ही कंफर्म है, लेकिन अब इसको यूनिट वेक्टर बोल रहे हैं तो ये हमें प्रूव करना होगा कि इसका जो मैग्नीट्यूड है, पहली बात ये यूनिट वेक्टर है, और जो इसके रिप्रेजेंटेशन को अगर आप देखें तो इसमें भी आई है, जे है, के, मतलब यूनिट वेक्टर भी आल्सो एक वेक्टर की तरह ही होता है, बट इसका मैग्नीट्यूड जो होता है वो 1 होता है। जैसे अब इसको अगर वेक्टर मान के इसका मैग्नीट्यूड निकालें हम, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर अगर हम निकालें तो आपको क्या मिलेगा रूट। अब अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालें तो आपको ए एक्स की वैल्यू मिलेगी आपको 3/5। तो आप क्या करेंगे 3/5 का स्क्वायर किया आपने। फिर आप देखें ए वाई की वैल्यू 4/5 है, तो आपने क्या किया इसको 4/5 का आपने स्क्वायर किया। ए जेड की वैल्यू कितनी है 0 का स्क्वायर, आपने 0 का स्क्वायर किया। अब आप इसको सॉल्व करें इसको तो आपको दिखाई देगा कि 3/5 का स्क्वायर कितना होगा 9/25 प्लस 4/5 का स्क्वायर कितना होगा 16/25। इसे फिर से आगे सॉल्व करें तो आपको मिलेगा 25 9 प्लस 16 25/25 दैट मीन्स √1 की वैल्यू होती है 1। तो आपने देखा कि हमने जो यूनिट वेक्टर निकाला था इसका एक वैल्यू था। अगर आप इसको आप वेक्टर मानकर इसका फिर से अगर आप मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो आपको मैग्नीट्यूड मिला 1, इसलिए हम बोलते हैं इसको यूनिट वेक्टर। तो यूनिट जो वेक्टर होता है इसका मैग्नीट्यूड हमेशा ही 1 होता है, और ये जो है जिस वेक्टर का आप यूनिट वेक्टर निकाल रहे हैं ये उसका डायरेक्शन देता है।
तो ए वेक्टर का डायरेक्शन हमें क्या मिला, 3/5 आई कैप प्लस 4/5 जे कैप प्लस 0 के कैप। तो यहाँ तक हम लोगों ने सीखा कि वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है। वेक्टर की दो खासियत होती है, एक उसका मैग्नीट्यूड, एक उसकी डायरेक्शन। हमने देखा कि मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, उसके बाद हमने ये देखा कि उसका डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। अब हम देखते हैं वेक्टर का एडिशन कैसा होता है। तो हेडिंग डालेंगे वेक्टर एडिशन ऑफ वेक्टर्स, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। तो हम दो वेक्टर लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक वेक्टर है r1 और दूसरा वेक्टर है r2। और अगर दोनों ही वेक्टर को अगर आप देखें तो जो r1 वेक्टर है, मान लीजिए इसकी वैल्यू है a1 आई कैप प्लस b1 जे कैप प्लस c1 के कैप। सिमिलरली r2 वेक्टर की वैल्यू है a2 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस c2 के कैप। तो इस तरीके से दो वेक्टर आपको दिखाई दे रहे होंगे जिनको हमने नाम दिया है r1 वेक्टर और r2 वेक्टर। अगर हम बोलें कि एक तीसरा वेक्टर है c वेक्टर, जिसकी वैल्यू इन दोनों ही वेक्टर का सम है, मतलब r1 वेक्टर प्लस r2 वेक्टर है। तो आपको यहाँ पे दोनों ही वेक्टर को ऐड करना होगा क्योंकि इनके बीच में प्लस है। देखते हैं कैसे ऐड होगा। तो हम अगर लिखना चाहें r1 की वैल्यू है a1 आई कैप प्लस b1 जे कैप प्लस c1 के कैप। ये वैल्यू निकल के है आई r1 की, प्लस तो हमने लिखा प्लस r2 की वैल्यू है a2 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस c2 के कैप। तो आप लोगों ने देखा हमने r1 और r2 की वैल्यू को एक साथ लिख लिया। अब अगला स्टेप क्या होगा, हमें ये देखना होगा कि जो i कंपोनेंट है उसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन i के साथ होगा। सिमिलरली जो j कंपोनेंट है उसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन j के साथ में होगा। वैसे ही एक साथ करेंगे, मतलब i के साथ में i को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा a1 प्लस a2 जुड़ गया, बना गया आई कैप, फिर प्लस b1 b2 ऐड किया हमने b1 प्लस b2 जे कैप प्लस c1 प्लस c2 के कैप। तो आपने यहाँ पे देखा है यहाँ पे कि हमने दो वेक्टर से स्टार्ट किया था और उसका एडिशन किया। तो एडिशन आई कंपोनेंट का एडिशन आई के साथ में ही होगा, जे कंपोनेंट का एडिशन जे के साथ में होगा, के वाले का एडिशन के साथ में होगा। एग्जाम्पल लेते हैं। मान लिया हमारे पास r1 वेक्टर है -2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3 के कैप। सेकेंड है r2 वेक्टर जिसकी वैल्यू हम लिख रहे हैं -3 आई कैप -2 जे कैप -2 के कैप। अगर आपको बोला जाए कि r1 वेक्टर और r2 वेक्टर का आप एडिशन निकालें तो क्या करेंगे हम,
हम R1 और R2 वेक्टर के लिख लेंगे एक बार, -2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप प्लस -3i कैप -2j कैप -2k कैप। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे i कंपोनेंट की वैल्यू है -2, यहाँ पे i कंपोनेंट की वैल्यू है -3। तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पे दोनों को एक साथ लिखेंगे, -2 ये है -3, दोनों में i था, हमने i को कॉमन लिखा, i कैप प्लस अब j का लिखेंगे, j के साथ में यहाँ पे क्या है, आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा, मतलब 1 है, तो आपको लिखना है 1, यहाँ लिख रहा है -2 j कैप प्लस के एक साथ में यहाँ कौन है 3, हमने लिखा 3 के साथ में यहाँ क्या है -2, हमने यहाँ लिखा -2 के कैप। तो इसका आंसर निकल के आएगा -2 -3 -5 i कैप, एक में 2 घटेगा -1, तो माइनस का प्लस का मल्टीप्लाई होगा तो आएगा माइनस जे कैप प्लस 3 में 2 घटेगा, आंसर आएगा 1 के कैप। तो इस तरीके से आपने देखा हमने वेक्टर का एडिशन निकालना सीखा। इसमें हम आई कंपोनेंट का एडिशन या सब्ट्रैक्शन आई के साथ में करेंगे, बाकी सिमिलरली जे का जे के साथ में, के का के साथ में। आप कभी नहीं करेंगे कि आई को जे के साथ में ऐड कर दें, के को आई के साथ में ऐड कर दें, ऐसा कभी नहीं होगा। इसके बाद हम देखेंगे कि दो वेक्टर अगर आपके पास हों तो उनका डॉट प्रोडक्ट कैसे निकाला जाए। मतलब हेडिंग डालेंगे डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। फिर से हमें ए वेक्टर का एक स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास ए वेक्टर की वैल्यू है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। सिमिलरली हमारे पास एक वेक्टर है बी वेक्टर जिसकी वैल्यू है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर निकालने के लिए हम लिखेंगे ए वेक्टर और बी वेक्टर। अगर उनके बीच में आपने डॉट लगा दिया हम इसको बोलेंगे डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, या फिर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। और इसकी वैल्यू दी जाएगी मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर इनटू कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होगा, थीटा होगा, ये मान लीजिए हमारे पास एक वेक्टर है ए वेक्टर जो हमने ऊपर लिखा हुआ है, ये वेक्टर है बी वेक्टर, ये थीटा क्या है, थीटा है इन दोनों के बीच का बनने वाला एंगल। अगर इनके बीच में एंगल थीटा बन रहा है तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू दी जाएगी मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर इनटू कॉस थीटा। या फिर हम देखते हैं इसका दूसरा मेथड क्या हो सकता है। तो देखते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आपको दिया गया है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। बीच में है डॉट प्रोडक्ट और लिखा गया है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। तो आपको इस तरीके से दो वेक्टर दिया गया है, इनके बीच में डॉट प्रोडक्ट पूछा जाएगा। तो आप जब भी आप डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो हम क्या करेंगे,
आई वाले कंपोनेंट का गुणा करेंगे आई के साथ में, मतलब आई का कंपोनेंट क्या है ए एक्स, यहाँ पे एक कंपोनेंट क्या है बी एक्स, तो इनका गुणा करेंगे तो बनेगा ए एक्स बी एक्स। ध्यान देंगे यहाँ पे आई का जब भी गुणा करेंगे तो आई यहाँ से हट जाएगा। क्यों हटेगा कुछ मिनट में हम समझेंगे। तो ए एक्स और बी एक्स का गुणा किया तो बना ए एक्स बी एक्स। सिमिलरली जब जे का कंपोनेंट को देखेंगे तो जे का कंपोनेंट है ए वाई, यहाँ पे बी वाई, तो गुणा करेंगे ए वाई बी वाई। सिमिलरली ए जेड और बी जेड का गुणा करेंगे तो आएगा ए जेड बी जेड, बीच में आएगा प्लस प्लस। अभी आई जे के यहाँ पूरा हट जाएगा। आपने आई कंपोनेंट का गुणा किया, यहाँ से आई हटा, आपने जे कंपोनेंट का गुणा किया, जे हट गया, के कंपोनेंट का गुणा किया, के कंपोनेंट। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो आपको वैल्यू आपको मिलेगी ए वेक्टर और बी वेक्टर की, यहाँ से ना आई है ना जे है ना के है। इसका मतलब ये वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, और अगर ये वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन नहीं है इसका मतलब ये वेक्टर ही नहीं है, ये केवल एक नंबर आएगा, गुणा होने के बाद एक नंबर मिलेगा, फिर से एक नंबर मिलेगा, फिर से एक नंबर मिलेगा, ऐड करेंगे फिर से आपको एक नंबर मिलेगा। तो नंबर मिलेगा तो ये एक वेक्टर नहीं है, तो हम इसको बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी क्या होगा, आपने ये देखा पहले हमने वेक्टर से स्टार्ट किया था, तो ऐसी क्वांटिटी जिसका केवल वैल्यू होता है या जिसका केवल मैग्नीट्यूड होता है उसे ही हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी की खासियत क्या क्या निकल के आई कि इसके पास केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है, इसके पास केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है। जैसे वेक्टर के पास में मैग्नीट्यूड भी था, डायरेक्शन भी था, इसके पास में ऐसा नहीं होता, इसमें ना आई होता है ना जे होता है ना के होता है। तो इसका मतलब ये डायरेक्शन को डिनोट नहीं करता है, केवल एक नंबर बताएगा, वो नंबर क्या होगा, वो होगा इसका मैग्नीट्यूड। अब एक एग्जाम्पल समझते हैं कि कैसे ए वेक्टर और बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करने पे एक स्केलर क्वांटिटी निकल के आ रही है। हमने क्या किया, वैल्यू को चेंज किया, एग्जाम्पल ले रहे हैं और वैल्यू को चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो हम ए एक्स की वैल्यू ले रहे हैं 1, बी एक्स की वैल्यू ले रहे हैं मान लीजिए 3, सी ए जेड का वैल्यू ले रहे हैं हम लोग 2, सिमिलरली इसका वैल्यू 3 2 2। तो देखते हैं कि निकलता कैसे है। सिमिलरली वहाँ पे क्या करेंगे हम, आप ए एक्स और ए वाई बी एक्स का आपने मल्टीप्लाई किया, मतलब आई कंपोनेंट का मल्टीप्लाई करेंगे आई के साथ में, जे का मल्टीप्लाई करेंगे जे के साथ में, के का मल्टीप्लाई करेंगे के के साथ में। तो आपको मिलेगा 1 और 3 का आप मल्टीप्लाई करें तो आपको मिलेगा 3, आई और आई हट जाएगा। 3 और 2 का मल्टीप्लाई करें आपको मिलेगा +6, 2 और 2 का मल्टीप्लाई किया आपको मिलेगा +4। आप देख रहे होंगे कि आपने दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकाला, यहाँ से आई जे के हट गया और आंसर कितना आ गया 6 3 9 + 4 13। तो 13 में ना आई है न जे न के, तो ये एक ऐसी क्वांटिटी है जिसमें कोई वेक्टर नहीं है, मतलब एक केवल ये एक नंबर है, और केवल एक नंबर जो होता है उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, मतलब ये एक स्केलर क्वांटिटी है जिसके पास केवल उसका एक मैग्नीट्यूड होता है, उसका कोई डायरेक्शन नहीं है। अब आप बता ही नहीं सकते कि डायरेक्शन किस एक्सिस पे है, जैसे ये है एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, 13 यहाँ पे भी होगा, 13 यहाँ पे भी होगा और 13 जेड एक्सिस पे भी होगा, लेकिन आप ये नहीं बता सकते केवल 13 को देख के कि इसका डायरेक्शन क्या है। तो यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी में केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन एब्सेंट होता है। तो हमने यहाँ पे सीखा कि आपके पास अगर दो वेक्टर हों
तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है, और जो डॉट प्रोडक्ट निकलता है वो वेक्टर ना होकर स्केलर क्वांटिटी आ जाती है। मतलब आपने लिया था वेक्टर, लेकिन डॉट प्रोडक्ट करने के बाद जो आंसर आया वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, जिसका कोई भी डायरेक्शन नहीं होता, केवल उसका एक मैग्नीट्यूड होता है। अब देखते हैं कि इस फार्मूले को अगर आप देखें, इस फार्मूले को आप इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दें। अगर आप देखिए इस फार्मूले में आपने पढ़ लिया कि एक वेक्टर होगा तो वेक्टर का मोड कैसे निकालेंगे, इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर या फिर मोड ऑफ ए वेक्टर। तो आप ए वेक्टर अगर आपको दे दिया जाए तो आप इसका मोड निकाल लेंगे, बी वेक्टर दे दिया जाए तो आप इसका मोड निकाल लेंगे, तो बचेगा क्या, थीटा। तो आप थीटा कैसे निकालते हैं, आप इसका नेक्स्ट स्टेप में ये देखते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन टू आप देखें तो आपको cos थीटा को आप वहीं लिख दो, cos थीटा, और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर यहाँ पे लिखा हुआ है एक लेफ्ट साइड में, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। आपको cos थीटा की वैल्यू चाहिए तो इसको फिक्स करके लिख दो वहाँ पे, और बाकी चीज़ों को आप ट्रांसफ़र कर दो मीन्स आप राइट साइड से उठा के आप लेफ्ट साइड लेते हो, तो ये बनेगा मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू मॉड ऑफ बी वेक्टर। इसका मतलब ये है कि आपको दोनों ही वेक्टर के बीच में एंगल निकालने के लिए आपको वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालना होगा, प्लस आपको उन दोनों ही वेक्टर का इंडिविजुअल आपको मॉड निकालना होगा। निकालते हैं cos थीटा। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू हमने निकाली थी 3 + 6 + 4 13, और मोड ऑफ ए वेक्टर निकालेंगे तो आपको मोड ऑफ ए वेक्टर का वैल्यू मिलेगा 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये निकल गया मोड ऑफ ए। अब निकालेंगे मोड ऑफ बी, तो मोड ऑफ बी के वैल्यू का क्या आएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो इस तरीके से आपको मिलेगा 6 + 4 10 + 3 13, और ये वैल्यू मिलेगी आपको 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 + 4 13, 13 और +1 14 इंटू √3 का स्क्वायर 9 + 4 13 + 4 17। तो आपको वैल्यू मिली cos थीटा की वैल्यू 13/√14 इंटू √17, मतलब cos थीटा की जो वैल्यू आपको फाइनल मिलेगी वो मिलेगी 13/√14 इंटू 17। तो आपको यहाँ पे मिली cos थीटा की वैल्यू, और अगर हम थीटा की वैल्यू निकालना चाहें तो थीटा की वैल्यू यहाँ से आएगा cos इनवर्स 13/√14 इंटू 17। तो इस तरीके से आपने थीटा निकाल लिया। थीटा एक एंगल होगा डिग्री में, जो इसको सोल्व करने के बाद आपको मिलेगा। तो हमने डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर की मदद से हमने दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालना भी सीख लिया। एक एग्जांपल लेते हैं एंगल निकालने के लिए। हमारे पास एक वेक्टर है, बेसिक एग्जांपल लेते हैं 6i कैप। एक दूसरा वेक्टर लेते हैं बी वेक्टर, इसकी वैल्यू लेते हैं हम 7j कैप। अगर इसको हम प्लॉट करें तो आपको दिखाई देगा आई कम ए वेक्टर की वैल्यू है 6i कैप। कहाँ पे होगा, ये एक्सिस जो है आई को डिनोट करता है, तो 6 वैल्यू यहाँ कहीं होगा 6i कैप।
बी वेक्टर की वैल्यू कितनी है 7j कैप। तो इसको अगर हम पोजिशनिंग करेंगे तो इसमें केवल j कंपोनेंट है, तो आपको मिलेगा यहाँ पे 7j कैप। आपको ग्राफ से, आपको प्लॉट से आपको दिखाई दे रहा होगा कि दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये देखने से पता चल रहा है। अगर आप फार्मूले से एंगल निकालना चाहें तो आपको दिखाई देगा तो cos थीटा बराबर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ए वेक्टर हमारे पास क्या है 6i कैप, डॉट बी वेक्टर हमारे पास क्या है 7j कैप। लिख दिया हमने 7j कैप अपॉन मोड ऑफ ए निकालना चाहें तो मोड ऑफ ए क्या निकलेगा, मोड ऑफ 6i कैप। मोड ऑफ बी वेक्टर निकालना चाहें क्या आएगा 7j कैप। सोल्व करते हैं। अब हम देखते हैं हमारे पास एक वेक्टर है 6i कैप, एक वेक्टर है 7j कैप। हमने ये पढ़ा था कि i का मल्टीप्लिकेशन i के साथ में होता है, j का मल्टीप्लिकेशन j के साथ में होता है। तो यहाँ पे तो ना, यहाँ i है, यहाँ i एब्सेंट है। इसका मतलब ये है कि i है, i नहीं है, j है, यहाँ j नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे हम, इनका मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर आएगा 0, क्योंकि i के साथ में i नहीं है, j के साथ में j नहीं है। और यहाँ पे हमारा आंसर आएगा मोड ऑफ 6 का निकालें हम तो 6 स्क्वायर इंटू मोड ऑफ 7 का स्क्वायर। यहाँ से आंसर आया 0 अपॉन कोई भी एक नंबर आएगा, तो यहाँ पे कोई भी एक नंबर आएगा 0 अपॉन कोई भी नंबर क्या होता है 0। तो आपको दिखाई दे रहा है cos थीटा की वैल्यू निकल के आ गई 0। मतलब cos थीटा बराबर 0 किसकी वैल्यू होती है cos 90 डिग्री का। यहाँ पे आपको थीटा क्या मिल गया 90। यहाँ से आप देख रहे हैं हमने 2 एग्जांपल लिया था, इसको हमने प्लॉट करके देखा कि इनके बीच में कितना डिग्री बन रहा है 90 डिग्री। ये प्लॉटिंग को केवल प्लॉटिंग करके पता चल गया। अगर आप फार्मूले से निकालना चाहें तो फार्मूले से भी हमने निकाला है, एंगल की वैल्यू कितनी आई 90 डिग्री। अब हम एक नोट लिखेंगे। नोट ये है, नोट कि आई कंपोनेंट का मल्टीप्लिकेशन या फिर डॉट प्रोडक्ट आई के साथ में ही होगा, जे कंपोनेंट जे का डॉट प्रोडक्ट जे के साथ में होगा। सिमिलरली के का डॉट प्रोडक्ट के साथ में होगा। अब इनकी वैल्यू होती कितनी, इनकी वैल्यू होती है 1 1 1, इनकी सबकी वैल्यू होती है 1। इसलिए हम जब भी 2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो वहाँ से आई हट जाता है, जे हट जाता है, के हट जाता है। क्यों? क्योंकि इनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो 1 होता है। अगर आप आई का जे के साथ में करें, ये आई है, इसका आप जे के साथ में करें, या फिर जे का के साथ में करें, या फिर आप के का आई के साथ में करें, मतलब 2 अलग अलग वेक्टर का अगर आप डॉट प्रोडक्ट निकालें तो सबकी वैल्यू होती है इक्वल टू 0। इसलिए हम कभी भी 2 अलग अलग कंपोनेंट का मल्टीप्लिकेशन नहीं करते, केवल सिमिलर कंपोनेंट का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, जिससे हमें एक न्यूमेरिक वैल्यू मिलती है जहाँ से वेक्टर हट जाता है। तो वेक्टर में हमने आज जहाँ तक पढ़ा, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। कल हम पढ़ेंगे, आज हमने पढ़ा डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, कल हम पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, और हम देखेंगे कि क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। इस पर हम पढ़ेंगे वेक्टर पे बेस्ड कुछ लॉ भी पढ़ेंगे कल। ठीक है, ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।
मैथ्स 11th आपका है ठीक केमिस्ट्री में मेरा वही बड़ा हाँ पर क्या कहते हैं हाँ मेरा पहले क्लास है बाद में अभी तो सीधा ही इसका दो वाला एक नहीं वाला तगड़ा रूम यही है हाँ मुझे भी अभी मिल लग रहा है पहले एक से मिला तो वो बाद में बना अच्छा तब शुरुआत किया इसी साल शुरुआत किया ना ऑनलाइन वाला जैसे ये स्वामी नाथुराम वाले कोचिंग स्टार्ट हुआ है फिर इसको भी ले रहे हैं ये पहले स्टार्ट हुआ है सामने अच्छा, अपना इसलिए। बाद में सामने अपना अलग टाइप का प्रोजेक्ट है हाँ ये अलग टाइप है इसमें कोई भी स्कूल ज्वाइन उसमें टॉप 100 क्या क्या सेलेक्शन करके विकास हाँ। खंड में तो दुनिया भर का चीज़ है उसमें अब देखो इससे पहले स्टार्ट किए थे हो सकता है कि यही कलेक्टर का आइडिया लेते हो तो ये स्टार्ट किए सेंट्रल में मुख्यमंत्री स्टार्ट किया वही वाला प्रोग्राम अलग अलग जिला में क्या कार्य चलो उसको देखते हुए करते हैं अरे आप देख रहे हो तो सिलेबस बहुत बाकी है इन लोग का तुम तो साले वो मेरे को लग रहा है ये साल एनाटॉमी पढ़ाते रहोगे अब जो पकड़ लेते हो बस रगड़ते रहते हो डीप कॉन्सेप्ट्स डीप कॉन्सेप्ट कुछ नहीं भाई वो चैप्टर का जो पढ़ा रहा है ना वो सिलेबस में ही नहीं है अभी फिर भी पढ़ा रहा है पहले भी बता दो सर दो बच्चों के लिए तो अच्छा होगा नहीं क्वेश्चन क्या? ही नहीं है आप क्या करेगा किसमें एनाटॉमी क्लोरिन प्लांट से हट गया ना भाई पैरेंकाइमा कोलिनकाइमा स्क्लेरेंकाइमा अरे यार तो वो फाइबर वाइबर सब सीधा वो क्या है क्रॉस सेक्शन है सेट हो तो सीधा क्रॉस सेक्शन पढ़ा तो दो सीधा पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता पैरेंट कोलिन तो स्क्लेरेंट वो क्या है 6 तारीख को आई ना नोटिफिकेशन उस समय मेरा पैरेंकाइमा चल रहा था और हाँ। बच्चों को बता दिया था कि मैं पैरेंकाइमा कोलिनकाइमा स्क्लेरेंकाइमा तीनों पढ़ाऊंगा हाँ बच्चे अपने करें नहीं पढ़ाने के लिए तो मैं अपने यहाँ में भी पढ़ाया हूँ पूरा हम्म सेफ्टी से ये वाला एजेंसी पढ़ाया फ्लोएम फाइबर्स स्क्लेराइड्स ये सब कुछ नहीं आएगा हाँ ये सब नहीं आएगा सेक्शन आएगा 6 सेक्शन करवाना है अभी हाथ से बना के एक सेक्शन एक दिन में करेगा बस घंटा नहीं करूँगा जल्दी करके आगे बढ़ाऊंगा वो फिजियोलॉजी पे आ जाऊंगा कहाँ से फिजियोलॉजी में आ जाएगा अभी सेल साइकिल वो सब पढ़ाना है वो आप पढ़ाओगे ना नहीं अभी पढ़ा भाई अच्छा ऐसा कर सकते हैं ना कि पढ़ाते तेरा अभी पढ़ाने 12वीं ले ही रहा हूँ ना मैं ठीक है आप 12वीं लो 11वीं लेते हैं 11वीं का टॉपिक तेरे को ही देना अरे 11वीं का टॉपिक तेरे को लेना 12वीं का लेना तो सेल साइकिल डिवीजन और बायोमोलेक्यूल तो पढ़ाओगे भाई मैंने तो पढ़ा दिया मैं 12वीं में 11 में 11वीं सेल साइकिल में पढ़ा दिया 11वीं में 12वीं में 11वीं का पढ़ा 11वीं की मैं बता रहा हूँ अपन को 11वीं से मतलब है तो क्या बोलते हैं इवोल्यूशन पढ़ाएगा अरे वो बेकार चैप्टर है मॉलिक्यूलर खत्म हो रहा है हाँ ठीक है इवोल्यूशन पढ़ा नहीं पढ़ाओ एक काम टोटल तो आप देखो 11 में देखो लेकिन 11th का टॉपिक जब आएगा मैं तेरे को बुलाऊंगा 2 दिन ऐसा ना ठीक है ऐसे ऐसे खत्म कर देंगे फिर वहाँ वही वाला सेक्शन करके आज हम आपको बताते हैं कि फ्रूट्स कितने बायोटिक्स पढ़ना इतना सब पढ़े हो बायोलॉजी पढ़े हो बायोटिक तो उससे ज़्यादा आगे एमबीबीएस की किताबें पढ़ी चलती होंगी हैं लेकिन बायोटिक का तो डिसिप्लिन में पढ़ देंगे ना तो पूरा पढ़ते हैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में बायोकेमिस्ट्री माइक्रोबायोलॉजी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जेनेटिक्स इम्यूनोलॉजी ये सारी जो यूनिट्स हैं ना टोटल 10 यूनिट्स हैं 11 12 की यही एक्सटेंशंस हैं आपके बायोकेमिस्ट्री माइक्रोबायोलॉजी टीसीएम है ना आपका में तो रेमेडियल बायोलॉजी पढ़ाया गया था ना फर्स्ट ईयर में पीसीएम मैथ्स वाले में हाँ अरे तो संतर सर कहाँ गए नहीं आएगा एक बार झगड़ा हो गया था ना इसका संतर सर लिमिट वाला चैप्टर में लिमिट क्रॉस कर दी लिमिट मैं पढ़ाऊंगा कैसे पीसीएम वाले ऐसा मत किया करो बायोलॉजी पढ़ाते मैथ्स तो क्यों लेना है किसी की बेसिस पढ़ाना हो तो नहीं रेमेडियल बायोलॉजी एक सब्जेक्ट चलता है ना 11 में और जब बायोटेक ले रहे थे तो पता ही था कि बायो आगे पढ़नी बायोकेमिस्ट्री इतनी मोटी किताब चलती है लेरेंजर एमबीबीएस वाले प्रिंसिपल्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री आपने तो पढ़ी होगी एक्चुअली बीएससी एमएससी बायोटेक बीटेक बायोटेक और बी फार्मा इन तीनों का सिलेबस सेम है बस थोड़ा अंतर आता है इसमें मैनेजर मतलब क्या सबसे बेहतरीन बुक वही आता सबसे अच्छी किताब उस समय 1000 की आती थी कौन सा यूज कर रहे हैं हाँ वहाँ पे रखा हुआ है जो हाथ में लग गया एक बार चेक कर लीजिए कोई सर को दिखा दीजिएगा
वो फेंक दिए वो वाला परमानेंट वाला चला के देख लो जो डार्क कलर नहीं चल रहा उसको निकल गई। इंक यहाँ पे अवेलेबल रहता है हमेशा। नहीं बेटा वो लेके आना सूट तो एक बार खरीद के ही लाए इस नहीं चल रहा। इसे तो सनी मैडम को नहीं, मांगो मिल जाएगा तो फिर लेके आएंगे। नहीं दे देंगे बिल्कुल नहीं और क्या हम लोग अपना कर दे रहे हैं एक बार लाना पड़ा था जल्दी आप मंगाए थे कहाँ जाते थे ये है खरीद के पड़ा मेरे बैग में कहाँ पड़ा है चला तो लेना नहीं यूज ही नहीं हुआ ये दिख रहा है बड़ा यहाँ पे छोटा दिख रहा है ना। क्लासेस मतलब इसको पता नहीं चलता ना उधर दिख रहा है यहाँ क्लासेस आपको पता नहीं चलेगा मतलब वहाँ पे दिख रहा है। हाँ यहाँ पता ही नहीं चलेगा अभी कब क्लास हो जाएंगे अभी तो 3 ज़्यादा है तो भी नहीं पता चलेगा कंटिन्यूअस अरे नरेश सर आ गए अरे आदरणीय आचार्य नरेंद्र अब लोग रह कहाँ रहे हो ले ली अरे इनका ये बताओ सिस्टम नहीं बन सकता क्या वैसा वाला? कैसा वाला वो ताली करो अरे बनाने नहीं कई लोग इससे पहले कई पिताजी लोग भी आगे चले गए कोई नहीं करता है दूसरा नहीं कर पाया तो कोई नहीं कर पाया अब वो तारीफ करते हैं वो उनका भाई है मेरा भाई नहीं शनिवार को दोनों मतलब आज तक मैं बात नंबर तक नहीं से आप दोनों का आपस में ही रहता था नंबर तक सेव नहीं किया हूँ आज तक नंबर से जरूरत ही नहीं थी जिसका मिला उसको नंबर क्या करेगा बहुत अल्टीमेट आदमी करो भाई उनको क्लास लेना होता है किसी तरह यहाँ बैठ के। चलो ना दिख रहा होगा या छोटा है। किसका लाइटिंग आप क्या है हाँ, तो लाइट चला रहा है मास्टर नींद डाल दो इनकी नहीं दिख रहा है लाइट वाला। वो नहीं पता है उसमें नहीं है खत्म बड़ा हल्का दिख रहा है। लाइट को लगा रहे रिफ्लेक्शन और चलेगा रगड़ दो कुछ नहीं बोलते हैं बच्चे शुरू तो बोलते थे हाँ आपका नेट का प्रॉब्लम होगा चलो आगे चलते हैं लैपटॉप ही बंद हो गया वहाँ अगर हम ये चालू करने वाला कौन है यूपीएस कौन है बंद है ना पहला क्लास कौन लिया हैं आप ऑन किए सिस्टम सिस्टम मैं वहाँ से सारा ऑन कर दिया था यहाँ ये तो मैंने ना इसको ऑन किया तो बंद हो जाएगा अच्छा वो सही से मैं बंद हुआ 20 क्लास में लगा हो जाता है यूपीएस भी ऑन करना यूपीएस से कनेक्टेड है ना ये कैमरा वैमरा सब कैमरा भी मतलब चालू है फोटो चालू नहीं, इसका कसम को नहीं।